Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is French society during the late 18th century. तो आज की वीडियो में हम 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह की थी या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1789 की मॉर्निंग में जो पेरिस सिटी थी वहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, जो आपका बेस्टाइल फोर्ट था वहाँ पर लोगों ने क्यों अटैक किया या क्यों उसको जो बेस्टाइल फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों ने। तो ये सारा कुछ जो हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, तो आज उसके कंक्लूजन की बात होगी कि वहाँ पर जो भी आपके प्रोटेस्ट हुए थे या जो रायोट्स हुए थे वो क्यों हुए थे, उसका रिजल्ट क्या था। एंड हमने वहाँ पर लास्ट में डिस्कस किया था कि जो आपका फ्रांस का किंग था उसको लास्ट में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टाइम के सोसाइटी की। So in 1774, 20 years old Louis XVI of Bourbon families became the king of France. He was married to the Austrian princess Marie Antoinette. तो स्टूडेंट 1774 में या कह सकते हैं जो 18th सेंचुरी थी, तो उस टाइम पे क्या था, आपका जो फ्रांस का किंग बना था वो लुइस 16 बना था। एंड जब वो किंग बना था आपका, उसकी एज क्या थी, वह 20 ईयर ओल्ड था उस टाइम पे। एंड वो आपका बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, जो कि काफ़ी रेपुटेटेड फैमिली थी कहाँ की, फ्रांस की। एंड उसकी जो शादी हुई थी आपके जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है मैरी एंटोइटे के साथ हुई थी। तो जो ऑस्ट्रिया है वो भी आपका एक कंट्री है जो कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो वहाँ की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोइटे, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। सो ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ an extravagant court at the place he got an empty treasury. तो स्टूडेंट जो आपका लुइस 16 जब आपका फ्रांस का किंग बना था, तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की। तो उस समय क्या था कि जैसे ही वो किंग बना तो उसने देखा कि जो उसकी ट्रेजरी है वो पूरा खाली है, या कह सकते हैं जो भी आपका फंड था, उसका जो फंड था वो खाली था, या उसके पास मनी या अमाउंट नहीं था। तो उसका कारण क्या था कि उस टाइम जब वह राजा बना था तो उस समय आपका वॉर चल रही थी, काफ़ी लंबी वॉर चली थी उस टाइम पे। एंड जो मेंटेनेंस है उसका, ठीक है, उसका जो कोर्ट है या कह सकते हो जो उसका दरबार है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस एंड उसका जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस हैं, आपके जो फालतू के खर्चे हैं या जो उसके शानो शौकत में खर्चे किए जाते हैं आपके दरबार को सजाने में, ये वो, तो उसमें उसका काफ़ी पैसा लगा था। तो अब बात करते हैं कि उस समय वॉर कहाँ पर हुई थी। तो स्टूडेंट जब आपका लुइस 16 जब राजा था, तो जो फ्रांस था उसने अमेरिका की हेल्प की थी। स्टूडेंट उस टाइम जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वो किसके पास थी, वो आपका ब्रिटेन के पास थी। तो उस समय क्या हुआ था, तो जो फ्रांस था उसने अमेरिका की हेल्प की थी कि जो उसकी कॉलोनीज हैं उनको आपका ब्रिटेन से छुड़ाने के लिए अमेरिका की हेल्प की थी। तो इससे भी काफ़ी उस पर लोड पड़ गया था। So Louis XVI also helped 13 American colonies to gain their independence from Britain. तो जो लुइस 16 था उसने आपका अमेरिकन कॉलोनीज को जो आपका ब्रिटिश था, ठीक है, उससे उसको इंडिपेंडेंस कराने में आपकी अमेरिका की हेल्प की थी। सो द वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लिवरेज टू द डेट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवरेज डेट। तो स्टूडेंट जो ये वॉर चला था आपका फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, क्योंकि जो फ्रांस था आपका अमेरिका की हेल्प कर रहा था, ठीक है, तो ये अमेरिका और जो फ्रांस है मिलकर इसके जो आपका ब्रिटेन है इसके अगेंस्ट ये लड़े थे। तो उस टाइम क्या था कि लुइस 16 ने अमेरिका की हेल्प की थी। तो जब ये वॉर चला था तो उस टाइम पे क्या था, वॉर ऐसे ही तो नहीं चलेगा, उस टाइम पे आपको फंड की भी नीड होती है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको फंड चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है। तो उस समय क्या था कि जो आपका फ्रांस था उस पर आपका 1 बिलियन लिवरे जो है आपका उस टाइम फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। तो 1 बिलियन लिवरे जो था आपका फ्रांस पे कर्जा हो गया था, ठीक है। एंड जबकि जो उसका 2 बिलियन लिवरे जो है उसने पहले से ही कर्जा था उसके पास, फ्रांस के पास, ठीक है, उसके ऊपर से आपका 1 बिलियन लिवरे और कर्ज हो गया था। देन द लेंडर्स बिगन टू चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑफ ऑन लोन्स। तो उस समय जो आपके लेंडर्स थे, ठीक है, जो जिसने आपका फ्रांस को उधार दिया था पैसा,
तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमने पैसा उधार दिया है आपको, हम उस पर अब 10% जो है इंटरेस्ट लेंगे, या जो है 10% हम उसमें अब ब्याज लेंगे। तो इससे जो है फ्रांस की और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई। तो स्टूडेंट जो फ्रांस था, तो यहाँ पर जो आपका किंग था लुइस 16, तो इसने क्या किया कि इसने जो है टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस थे उसके रेट बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, आपका जो नॉर्मल सिटीजन है वहाँ के उन पर। उसमें भी अगर अभी हम बात करेंगे जो फर्स्ट स्टेट था एंड जो सेकंड स्टेट एंड जो थर्ड स्टेट था, तो इसका सबसे ज़्यादा बर्डन जो है आपका थर्ड स्टेट के लोगों पर पड़ा। तो इससे ही वहाँ पर एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ठीक है, to meet the expenses like maintain army court etc., the state was forced to increase the taxes, but this measure was not sufficient as only members of the third state paid taxes. तो स्टूडेंट जो आपका लुइस 16 था, तो उसने जो है टैक्सेस तो काफ़ी बढ़ा दिए थे, एंड इसका जो लोड है आपका जो थर्ड स्टेट के सिटीजन थे उन पे पड़ गया। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि जो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे कर रहे थे, इससे भी जो आपका यहाँ जो आपकी जो फ्रांसीसी ट्रेजरी थी, फिर भी वहाँ पर आपका जो फंड है वो फिर भी कम रहा। ठीक है, तो इससे भी यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब बात करते हैं हम कि फर्स्ट स्टेट क्या था। तो फर्स्ट स्टेट में आपके इंक्लूड थे द क्लेरगी। तो क्लेरगी का मतलब है ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं क्लेरगी जो आपका चर्च से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या हम क्लेरगी को कह सकते हैं, ये ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। ठीक है, तो ये चर्च होता है आपका, उससे रिलेटेड ये लोग होते हैं, इनको हम क्लेरगी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेट है इसमें आपका जो क्लेरगी है वो इंक्लूड हो गए इसमें। सो क्लेरगीज वर द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, दे इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। ठीक है, तो क्लेरगीज क्या होते हैं, आपका चर्च से जुड़े हुए लोग होते हैं ये, या जो चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्लेरगी बोलते हैं, या जो उनके बच्चे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या करते हैं, ये जो है जो क्लेरगीज होते हैं आपका, ये टैक्स पे नहीं करते थे आपके फ्रांस में। ठीक है, एंड इनको कुछ प्रिविलेज होते थे, ऑन बर्थ जो है इनको कुछ प्रिविलेज होते थे, तो जिसका ये काफ़ी फ़ायदा उठाते थे। जैसे कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी रिच होते हैं, इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। एंड लाइक एक्सेप्शन फॉर पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, तो इनको जो है जो ये क्लेरगीज हैं, इनको आपका जो टैक्स पे करने में भी इनको रिबेट होती है। ठीक है, फर्दर द चर्च levied a tax called tithe from the peasant which comprised of 1/10 of the agricultural produce। तो यहाँ पर क्या था कि जो ये क्लेरगीज होते थे, ठीक है, ये आपके जो पीजेंट होते थे उन पे टाइथ नाम का एक टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो ये टाइथ जो टैक्स है उस टाइम का, तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या है कि जो भी आपके पीजेंट होते थे, तो पीजेंट का कहने का मतलब है जो इनके जो लैंड है वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते थे, तो उन पे टैक्स लगाते थे। वो टैक्स क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलेगा या जो वहाँ से प्रोडक्शन निकलेगा उसका जो 1/10 पार्ट था, या जो कह सकते हैं हम 10% उसका ये टैक्स के फॉर्म में पे करते थे। एंड अब बात करते हैं सेकेंड स्टेट की, कि सेकेंड स्टेट में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते थे। सो द नोबिलिटी, तो इसमें कहने का मतलब है ऐसे लोग, ठीक है, जो आपके जो राजा था यहाँ पर लुइस 16, इसकी फैमिली से बिलोंग करते थे या इसके रिलेशन में जो आते थे वो आपका सेकंड स्टेट में आते थे। ठीक है, सो इट कंसिस्टेड ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट, दे ऑल्सो इंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ एक्सेप्शन फॉर पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, दे ऑल्सो इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, एग्जाम्पल फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेट के लोग होते थे, ठीक है, ये रिच भी होते थे। ठीक है, एंड एरिस्टोक्रेट होते थे ये। ठीक है, एरिस्टोक्रेट का मतलब है आपका ये काफ़ी रईस होते थे। ठीक है, एंड ये आपका इनको भी ये क्या है, ऑन बर्थ ही कुछ प्रिविलेज मिल जाते थे, कि जो भी लोग अगर जो किंग है उसकी फैमिली में पैदा हो रहे हैं या उसके रिलेशन में आ रहे हैं तो उनको प्रिविलेज तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इनको भी जो टैक्स होता है उसको पे करने में एक्सेप्शन मिलता था, या कह सकते हैं इनको काफ़ी रिबेट मिलते थे, या पे ही नहीं करते थे ये लोग, ये टैक्स पे नहीं करते थे। तो ये लोग जो थे जो फ्यूडल प्रिविलेज है उसको एंजॉय करते थे। फ्यूडल प्रिविलेज का मतलब है कि ये लोग फ्यूडल होते थे।
ठीक है। फ्यूडल का कहने का मतलब है इनके पास काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, लैंड है, एंड काफ़ी जो विलेज होते थे इनके अंडर होते हैं, तो ये सारा वहाँ से टैक्सेस वसूलते थे, ठीक है। एंड जो फ्यूडल ड्यूज हैं, जैसे फ्यूडल ड्यूज का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, उसने कुछ इनसे लोन लिया, सपोज दैट वो चुका नहीं पाया, ठीक है, तो उसका जो अगली पीढ़ी है या जो उसके बच्चे हैं वो काम करेंगे, वो भी नहीं चुका पाते थे तो उनके बच्चे काम करते थे, तो इसको हम फ्यूडल ड्यूज बोलते थे। तो जो आपका सेकंड स्टेट है, इसमें जो लोग इंक्लूड होते थे वो क्या है, नोबेल्टी। नोबेल्टी का मतलब है वो लोग जो आपका जो राजा है यहाँ का उसकी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये लोग भी आपका टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेट की। सो जो थर्ड स्टेट में आते हैं, इट कंसिस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि आपका बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर एटसेट्रा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट में क्या आते हैं, तो आपका जो थर्ड स्टेट में इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं, आपका बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, जो लॉयर हैं आपके, जो पीजेंट हैं, ठीक है, आपका आर्टिसंस हैं, या जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है, जो लैंडलेस लेबर जैसे कि हमने फ्यूडल ड्यूज में अभी बात की थी, तो वो लोग सारे ये जो थर्ड स्टेट है इसमें इंक्लूड हो गए। नो प्रिविलेज दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड टाइल टू द स्टेट एज वेल एज ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन like salt, tobacco, etc. Okay, peasant made up about 90% of the population on France. तो आपका जो थर्ड स्टेट्स में है, आपका जैसे फर्स्ट स्टेट में आपका क्लर्गीज हो गए, सेकंड में जो नोबिलिटी है, एंड थर्ड में आपके जो भी लोग बसते हैं, ठीक है, जो आपका फ्रांस की 90% जो पॉपुलेशन थी वो आपका थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करती थी। इसमें आपका बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर हैं, एंड जो लैंडलेस लेबर हैं, ठीक है, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए। एंड ये क्या करते थे, जो टाइल नाम का एक टैक्स होता था उसको पे करते थे, एंड इनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला था, ठीक है। एंड जो टाइल टैक्स है उसके साथ ही साथ ये क्या करते थे, कई जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी पे करते थे, जैसे कि जो ऐसी चीज़ें जिसको हम पर डे कंजम्पशन करते हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कंजम्पशन हम एवरीडे करते हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट, टोबैको एंड एटसेट्रा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ तक लगा लो, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जो सॉल्ट है एंड जो टोबैको है, ठीक है, इसका यूज जो है कोई भी लोग या सभी लोग जो हैं वो एवरीडे करेंगे ही करेंगे, तो इसमें भी ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते थे। इट मीन्स कि जो आपका थर्ड स्टेट है इसके ऊपर ही जो टैक्स का है पूरा लोड इसके ही ऊपर आ गया, एंड जो फर्स्ट स्टेट है आपका वो तो टैक्स पे कर नहीं रहा क्योंकि उसको ऑन बर्थ जो है कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं, एंड जो सेकंड स्टेट है वो लोग भी आपका टैक्स पे नहीं कर रहे। एंड बात करते हैं अब ये जो थर्ड स्टेट बचा, यहाँ पर क्या है, आपका 90% जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो आपका थर्ड स्टेट से ही बिलोंग कर रही है। उसके बाद भी ये आपका छोटी छोटी चीज़ों पे इंडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, एंड जो आपका टाइल नाम का टैक्स है उसको भी पे कर रहे हैं। तो यहीं पर से आपका जो एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि अगर आप जनता का शोषण करेंगे या कोई भी राजा जो है जनता का शोषण करेगा तो उसके बाद क्या होगा, तो प्रोटेस्ट एंड जो रायोट्स तो वो तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव।